दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज ये चर्चा करूंगा एक बार फिर अजीत डोभाल के मिशन के ऊपर। अजीत डोभाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार के लिए ही काम कर रहे हो या मोदी सरकार के कार्यकाल में ही उनका नाम चमका हो। अजीत डोभाल एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यदि उन्होंने कोई मिशन सौंपा है तो उन्होंने उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। मैं आज ऐसे ही चर्चा करूंगा सिक्किम में अजीत डोभाल के मिशन के ऊपर। हालांकि उससे पहले ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से आपको जरूर अवगत कराऊंगा। आप पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच तो तलखी बढ़ ही रही है। अब ट्रंप के प्रशासन के छोटे अधिकारी भी लगातार भारत पर हमला बोल रहे हैं। और दूसरी ओर सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपना मार्केट खोल दे। और यदि भारत ऐसा करता है तो भारत के किसान दबाव में आ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि टैरिफ भारत को देखना पड़ रहा है। इसके जवाब में भारत में भी अब कुछ ऐसे अर्थशास्त्री सामने आ रहे हैं। ये वो अर्थशास्त्री हैं जिन्हें आमतौर पर सरकार का विरोधी माना जाता है, या यह भी कहा जा सकता है कि ये अर्थशास्त्री भारत में विपक्ष के समर्थक हैं और इनका कहना है कि किसानों के हितों के लिए अमेरिका से टकराने का कोई औचित्य नहीं है। और इनका कहना है कि भारत को अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजारों को खोल देना चाहिए। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी इस बात के लिए तैयार नहीं है और वो अमेरिका के टैरिफ का किसी भी हद तक सामना करने को तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध भारत पर लगाए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत ने जो उदारवादी थे, उन्होंने भी अमेरिका के प्रतिबंधों का डट कर मुकाबला किया था और भारत को इस चुनौतियों से उभार दिया था। तो फिलहाल तो भारत की सत्ता उस नरेंद्र मोदी के हाथ में है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि शत्रु के लिए उनसे जीतना नामुमकिन है। और फिलहाल नरेंद्र मोदी सोवियत संघ रूस को लेकर, जापान को लेकर और चीन सहित और बहुत सारे देशों को लेकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी हो रही है। और यदि यह प्लेटफॉर्म बन गया तो भले ही शॉर्ट पीरियड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े अमेरिका का, लेकिन दीर्घकाल में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। पिछले 25 से 30 सालों में अमेरिका के डीप स्टेट ने भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधारने में बहुत मेहनत करी है और इसके पीछे मकसद था कि अमेरिका को लगता था कि चीन उसको चुनौती दे सकता है और दूसरी ओर चीन भारत को भी अक्सर चुनौती देने का साहस करता था। ऐसे में अमेरिका के डीप स्टेट का यह प्रयास था कि भारत और अमेरिका साथ साथ आ जाए तो चीन की चुनौती का भारत भी आसानी से मुकाबला करेगा
और चीन की चुनौती का अमेरिका भी आसानी से मुकाबला करेगा। पिछले कार्यकाल तक डोनाल्ड ट्रंप भी इसी राह पर थे, लेकिन फिलहाल इस कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं इस विषय पर। तो फिलहाल सिर्फ ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलतियों के कारण, अपनी सनक के कारण, और जैसा कि अब बहुत सारे लोग आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मानसिक बीमारी के कारण भारत अमेरिका के संबंधों को खतरे में डाल दिया है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने झुकने का नाम नहीं लिया है और वो पहले जापान गए, जापान के बाद अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं वो चीन के दौरे पर है, और चीन जाने से पहले जापान जाना महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी का, इसलिए कि चीन को लेकर जापान भी बहुत भयभीत है। और जिस तरीके से रूस भारत और चीन के संबंधों को खत्म नॉर्मल कराना चाहता है, मतलब आपसी अविश्वास को हटाना चाहता है, इधर भारत चाहता है कि यदि नया प्लेटफॉर्म बने तो वो जापान और चीन के बीच भी विश्वास पैदा करवा सके। तो ऐसी परिस्थिति में चीन, जापान, रूस और भारत का मंच तैयार हो जाएगा, और यदि ये तैयार हो गया तो ये मंच अमेरिका के लिए काल साबित होगा। फिलहाल मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत रूस से बहुत तेल खरीद रहा है और बहुत मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। आरोप यह भी है कि भारत के कुछ उद्योगपति भी कमा रहे हैं। तो और इससे यूक्रेन को लड़ने में रूस को फायदा हो रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है ये भारत के कारण हो रहा है, क्योंकि भारत रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। तो वो लोग अपनी जानकारियां अपडेट कर लें कि यूक्रेन को भी जो तेल की सप्लाई हो रही है उसमें फिलहाल आज की तारीख में, आज 31 अगस्त है, आज की तारीख में रूस का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर भारत ही है। यूक्रेन को जितना डीजल चाहिए, इकलौता सप्लायर भारत सबसे ज्यादा तेल यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन के लिए कुल आवश्यकताओं का 15% तेल भारत से जा रहा है। तो क्या अब अमेरिका ये भी कहेगा कि यूक्रेन रूस से इसलिए लड़ रहा है कि भारत यूक्रेन को तेल की बराबर सप्लाई कर रहा है? मैं बार बार कहता हूं, तेल एक बहाना है, तेल इस युद्ध का कोई कारण नहीं है। अब इस युद्ध का एकमात्र कारण ऑपरेशन सिंदूर है, और यदि कुछ और कारण हैं तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका का दबाव है। दोस्तों, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में तल्खियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में रहते हुए ये तल्खियां मिट जाएंगी, ऐसी आशंकाएं बहुत कम है। और अभी अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड समिट में भारत आना था। मैं आपको बता दूं कि माना यह जाता है कि यह क्वाड भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर चीन के खिलाफ बनाया था, और इस बात को लेकर रूस भी आशंकित था, और वो भारत से कहता था कि भाई ये क्या कर रहा हो। भारत रूस से कहता था कि हमारा उद्देश्य आर्थिक सहयोग है, सैन्य सहयोग नहीं है। फिलहाल अब ये क्वाड अपने अंतिम सांसें ले रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए शायद अब आने वाले समय में क्वाड की कोई भूमिका नहीं होगी, क्वाड का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो मृत संगठन हो जाए तो किसी को इस मामले में
कोई भी आश्चर्य होने करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मोदी जी आज चीन में है और शायद आज या कल किसी समय पर भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पहुंच जाएंगे और आज शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मीटिंग जो कि 40 मिनट के लिए निर्धारित थी वो 40 मिनट से और आगे बढ़ गई और फिलहाल की सूचना यह है कि 60 मिनट से ज्यादा ये मीटिंग चलती रही। ये एक सकारात्मक संकेत है। लगता है ये कुछ बड़े विषयों पर दोनों ही देश के प्रमुख बहुत गंभीर थे और वो इन मुद्दों को सुलझाने में के बहुत गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे। हालांकि मैं फिर कहूंगा चीन बहुत विश्वसनीय दोस्त नहीं है, विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के समय पर भी चीन ने विश्वासघात किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में और मोदी में बहुत फर्क है और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी चीन की चालाकियों को समझते हुए चीन के साथ सहयोग करेंगे। आने वाले समय में SCO एक प्रमुख संगठन के रूप में उभरेगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं सिक्किम के ऊपर। दोस्तों, सिक्किम मूल रूप से भारत में जो उसका विलय हुआ वो 1975 में हुआ और यदि मैं आपको सिक्किम का इतिहास बताऊं तो सिक्किम में 1642 से चोग्याल वंश का शासन था। हालांकि ये वंश कहलाता था नामग्याल वंश, लेकिन जो राजा बनता था वो चोग्याल कहलाता था। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे नामग्याल वंश का नाम भी देते हैं और कुछ इतिहासकार इसे चोग्याल वंश का नाम भी दे देते हैं। 1642 से चोग्याल वंश सिक्किम पर राज कर रहा था। तो 1861 में चोग्याल वंश और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत कुछ मुद्दे अंग्रेज सरकार डील करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत डील करने लगी, जबकि सिक्किम पर शासन चोग्याल वंश का ही रहा। उसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और तथाकथित रूप से भारत को आजादी की बात कही गई, हालांकि वो आजादी एक नाम मात्र की थी, तब फिर एक बार प्रश्न उठा कि सिक्किम कहां जाएगा। क्या सिक्किम का भारत में विलय होगा या सिक्किम स्वतंत्र देश बनेगा या सिक्किम को एक बफर स्टेट बनाया जाएगा। उस वक्त भी भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया जाए और वो जिस तरीके से हैदराबाद की रियासत हो, चाहे जूनागढ़ की रियासत हो, चाहे कश्मीर की रियासत हो और तमाम रियासतें हों, और जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि इन सारी रियासतों का भारत में विलय कर लिया जाए और भारत की सीमाओं का बहुत विस्तार कर दिया जाए, तो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को भारत में मिलाए जाने का विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को भी भारत में मिलाए जाने का विरोध किया। और इतिहासकारों ने यह बात भी इतिहास से छिपाई। मैं इसलिए खास तौर से आपको यह बात बता रहा हूं कि बहुत कम जगह आपने ये तो बहुत पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय का विरोध किया और वो पटेल की राय से सहमत नहीं थे कि कश्मीर को भारत में लाया जाए। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू सिक्किम को भी भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि सिक्किम का भारत में विलय हो। जब नेहरू नहीं माने तब जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव दिया कि सिक्किम को एक बफर स्टेट के रूप का दर्जा दिया जाएगा। बफर स्टेट का मतलब था कि सिक्किम की डिफेंस, सिक्किम के फॉरेन रिलेशंस और सिक्किम का
कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट भारत सरकार तय करेगी, इन्हें भारत सरकार चलाएगी, हैंडल करेगी। वाकई सिक्किम का आंतरिक रूप से कैसा शासन होगा वो सब कुछ चोग्याल वंश तय करेगा। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे, चीन से वो खतरे को लगातार महसूस करते थे और उनको ये लगता था कि यदि सिक्किम का विलय भारत ने नहीं करा तो देर सवेर चीन तिब्बत को भी हड़पेगा और चीन सिक्किम को भी हड़प लेगा और अपनी सीमाओं का विस्तार कर देगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे कि उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। क्यों मतलब नहीं था ये आप सब जानते हो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति के रूप में देश का प्रधानमंत्री तो बनना चाहते थे, लेकिन भारत कैसा हो, भारत की सीमाएं कितनी गहरी हो, भारत दुनिया में किस तरीके से अपने फॉरेन रिलेशंस को आगे बढ़ाए, देश के अंदर किस तरीके से समाज के स्तर को ऊंचा ले जाया जाए, इन सब विषयों पर जवाहरलाल नेहरू का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ निजी रूप से अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री स्थापित करना चाहते थे और अपने परिवार को इस देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठाना चाहते थे। और अंततः जवाहरलाल नेहरू की चली और सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ, लेकिन सरदार पटेल ने दबाव के रूप में उसको एक बफर स्टेट के रूप में घोषित करा दिया। दोस्तों, लगभग 1965 तक कोई दिक्कत खड़ी नहीं हुई भारत और सिक्किम के बीच में, लेकिन दिक्कत तब खड़ी हुई जब सिक्किम के राजा का जो चोग्याल थे उनका निधन हो गया और उनका बेटा जिसका नाम था पाल्डेन थोंडुप नामक ग्याल, जब पाल्डेन थोंडुप नामक ग्याल ने 1965 में सिक्किम की सत्ता संभाली, तब कुछ समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। और ये समस्याएं क्यों खड़ी शुरू नहीं हो गई, ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। इसलिए कि भारत 2025 में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका भी कारण वही है जो कारण 1965 में सिक्किम में था। दरअसल सिक्किम के चोग्याल के राजा के बेटे की शादी एक विदेशी महिला से हुई थी और ये विदेशी महिला एक अमेरिकी नागरिक थी। कहते हैं कि अमेरिकी यात्रा के दौरान, और कुछ लोग कहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के दौरान, सिक्किम के राजा के बेटे पॉल्डेन की मुलाकात होप कुक नामक एक अमेरिकी लड़के से हुई। अनेक राजनीतिक जानकारों का यह कहना है ये भी इसी तरीके से एक विदेशी जासूस थी, जैसे कि कुछ इतिहासकार और कुछ राजनयिक और कुछ जासूसी में विश्वास रखने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिका ने एक विदेशी महिला को भारत के प्रधानमंत्री के घर में एक बहू के रूप में प्लांट कर दिया था। तो फिलहाल जैसे ही होप कुक सिक्किम के चोग्याल के बेटे पॉल्डेन की महारानी बनी और उनका सिक्किम के राजमहल में प्रवेश हो गया, उन्होंने सिक्किम के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सिक्किम के राजमहल की दीवारों से भारत विरोधी स्वर सुनाई देने लगे। सिक्किम के राजमहल से
अमेरिका के पक्ष में महल स्वर सुनाई देने लगे। जिस तरीके से भारत की एक प्रधानमंत्री के घर में जब एक विदेशी महिला प्लांट हुई, तब भारत की एक पूरी राजनीतिक पार्टी ने अपने आप को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप को देश विरोधी राजनीतिक दल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और जिस तरीके से भारत का ये बहुत पुराना राजनीतिक दल अब 2025 में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध की राजनीति कर रहा है, भारत विरोध की राजनीति कर रहा है, उसी तरीके से सिक्किम का राजवंश भी भारत विरोध की राजनीति करने लगा। और जैसे ही 1965 में पालडेन ने खुद सत्ता संभाली, तब तो होप कुकी चलने लगी और सिक्किम के अंदर भारत विरोधी ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1971 में आपको पता होगा भारत पाक युद्ध हुआ। 1970 से सिक्किम के अंदर भारत विरोधी आंदोलन भी होने लगे। ये लगभग 1968 से 67-68 से शुरू हो गए थे और वहां पर एक मांग उठने लगी कि सिक्किम का बफर स्टेट का दर्जे को रद्द कर दिया जाए और सिक्किम के डिफेंस, फॉरेन मैटर्स और कम्युनिकेशन को भी सिक्किम सरकार हैंडल करे, यानी कि सिक्किम एक स्वतंत्र देश बन जाए। और इस बात का समर्थन कौन कर रहा था? सिक्किम की वो रानी जो एक विदेशी महिला थी, जिसने पालडेन से शादी करने के बाद अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी और सिक्किम की नागरिकता ले ली थी। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ, तब अमेरिका ने भारत का पुरजोर विरोध किया और 1971 के बाद ये आशंकाएं जन्म लेने लगी कि देर सवेर अमेरिका उस महारानी के माध्यम से, जो कि शायद CIA की एजेंट है, सिक्किम में इतनी ज्यादा जन विरोधी भाव, भारत विरोधी भावनाएं भड़का देगी कि शायद सिक्किम पूरी तरह से भारत से अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र देश बन जाएगा और सिक्किम को ईसाई बहुल बना दिया जाएगा। और यह भी संभावना है कि कहीं अमेरिकी सेनाएं सिक्किम में आकर ना बैठ जाएं। उस परिस्थिति में भारत दुश्मनों से घिर जाता। एक तरफ चाइना, एक तरफ सिक्किम में होती अमेरिकी सेनाएं या सिक्किम की सेनाएं जो अमेरिका के द्वारा समर्थित होती, और इधर होती पाकिस्तान की सेना। हमें पहले से ही चीन को लेकर हमारे मन में भय था, क्योंकि जो हमारी सिलीगुड़ी नेक है, सिलीगुड़ी चिकन नेक है, जो लगभग शायद 25 से 28 किलोमीटर लंबी गर्दन कही जाती है भारत की, कहते हैं कि सिक्किम में यदि चीन आके बैठ जाए या सिक्किम में अमेरिका आके बैठ जाए तो वो सिलीगुड़ी नेक पर चंद समय के अंदर ही कब्जा कर सकता है। इसलिए सिक्किम रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिंता हुई और यह तय हुआ कि सिक्किम में न केवल भारत विरोधी भावनाओं का दमन होना चाहिए, बल्कि सिक्किम के राजमहलों में जो महारानी बैठी है, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट है और जो भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रही है, इसका काट ढूंढा जाए। तब भारत सरकार को
अजीत डोभाल की याद आई। अजीत डोभाल सरकार के स्तर पर उस समय तक अपना सिक्का जमा चुके थे और उस वक्त भी भारत सरकार को यह मालूम था कि उसके पास अजीत डोभाल जैसा एक हीरा, अजीत डोभाल जैसा एक ऐसा डायमंड उसके पास है जिसका वो इस्तेमाल करके सारे संकटों को समाप्त कर सकता है। और तब भारत सरकार ने मिशन सिक्किम का जिम्मा अजीत डोभाल को सौंपा और उनसे ये काम सौंपा गया कि आप सिक्किम में जाकर सिक्किम के महारानी पर निगाह रखें, सिक्किम में भारत विरोधी जो आंदोलन चल रहे हैं उसे संपर्क बनाए, भारत समर्थक लोगों की टीम बनाए और भारत विरोधी भावनाओं का दमन करें और उसके बाद आप भारत सरकार को सलाह दें। अजीत डोभाल न जाते ही अपने मिशन पे लगे। उन्होंने अपने जासूसों को राजमहल की ओर केंद्रित कर दिया और अपने राजदूत अपने जासूसों से कहा कि इस सिक्किम की विदेशी महिला रानी के ऊपर 24 घंटे निगाह रखने की व्यवस्था करी। और यही नहीं, उन्होंने उन भारत विरोधी आंदोलन करने वाले लोगों से संपर्क बनाया और पता लगा कि सभी के सभी उस विदेशी महिला द्वारा संचालित हो रहे थे। जैसे भारत के अंदर आज की तारीख में भी चाहे नक्सलवादी आंदोलन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के आंदोलन हो, ये माना जाता है कि वो उस विदेशी महिला के द्वारा समर्थित हैं जो भारत के एक राजनीतिक दल पर इस समय कब्जा करे हुए बैठी है। फिलहाल अजीत डोभाल ने अपने पूरी क्षमता के साथ वहां पर अपना काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सिक्किम के अंदर सिक्किम की राजकुमारी के खिलाफ जन भावनाएं भड़कने लगी और सिक्किम की सड़कों पर लोगों के जुलूस निकलने लगे और सिक्किम सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा कि सिक्किम भारत से अपने संबंधों को सुधारे। और यही नहीं, आंदोलन इस रूप में भी आ गया कि सिक्किम की जनता ने सिक्किम के राजवंश के महलों को घेरना शुरू कर दिया और दबाव बनाया कि सिक्किम का भारत में विलय कर दिया जाए। और हालात इतने हो गए कि 1972-73 के आसपास सिक्किम के राजा पाल्डेन, जो कि चोग्याल कहलाते हैं, उनकी यह विदेशी महिला पत्नी अमेरिकी नागरिक CIA के जासूस होप कुक अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर निजी कामों का बहाना देकर सिक्किम छोड़कर अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों से कभी भी सिक्किम में वापस नहीं आई। उसके बाद अजीत डोभाल ने भारत सरकार को इशारा करा कि ये उचित समय है कि यदि भारत सरकार इजाजत दे तो सिक्किम की जनता पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है और यदि आप इजाजत दें तो सिक्किम के भारत में विलय के लिए एक संक्षिप्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, मात्र कुछ मिनट, हो सकता है 1 घंटे से भी कम के ऑपरेशन में सिक्किम का भारत में विलय हो जाए। उन्होंने पूरा ऑपरेशन का खाका बना के भारत सरकार के सामने पेश कर दिया। भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, अपनी सरकार के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया और उस समय आपने और जो रॉ में और जो उनके पास भारत के खुफिया इंटेलिजेंस खुफिया डिपार्टमेंट थे उनके उच्च पदाधिकारियों उसके साथ बैठक करी। सबको अजीत डोभाल द्वारा दिया गया ऑपरेशन का
प्लान पसंद आया और अंततः इंदिरा गांधी ने हरी झंडी दिखा दी। उसके बाद सिक्किम के चौग्याल पर दबाव तेजी से आक्रामक रूप से बढ़ने लगा और जनता सड़कों पर आ गई कि हमें भारत से के साथ विलय से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और अंततः सिक्किम के राजा को यह फैसला लेना पड़ा कि हाँ, हम जनमत संग्रह कराने को तैयार हैं। सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और सिक्किम के 97% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना मतदान किया। उस वक्त भी यह आशंका थी कि शायद सिक्किम का राजा चौग्याल पोल्डेन, जो अपनी उस विदेशी महिला के संपर्क में तो था, हालांकि वो महिला उस वक्त सिक्किम में नहीं थी, कहीं उसके चढ़ाई में आकर फिर कुछ और कार्रवाई न कर दे। भारत के सैनिकों ने सिक्किम के राजमहल को घेर लिया और बस घेरना ही एनफ था और अंततः सिक्किम के चौग्याल राजवंश ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो दोस्तों, ऐसे रहे हैं अजीत डोभाल। जो लोग ये कहते हैं कि अजीत डोभाल 80 वर्ष के हो गए, भारत सरकार उन्हें क्यों ढो रही है, ये शब्द उन लोगों के हैं जो आज भी भारत के उस राजनीतिक दल से गवर्न होते हैं जिस राजनीतिक दल पर एक विदेशी महिला ने कब्जा कर रखा है। और उनको ये लगता है कि अजीत डोभाल जैसे लोग हमारे कार्यों में बाधा हैं, इसलिए वो कहते हैं कि 80 साल के होगा अजीत डोभाल, वो रिहा करो। उन्हें बताना चाहता हूं कि उम्र यहां पर कोई मायने नहीं रखती। अजीत डोभाल दोस्तों ऐसे ही रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही अपना ये रुतबा दिखलाया हो, अपनी बुद्धिमत्ता दिखलाई हो। जब जब उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने हमेशा परिणाम दिए हैं और उनके दिए गए परिणामों ने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद ही लगाए हैं। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा। निगाह रखिए आप भी दुनिया की तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय हालात पर। देखते हैं एससीओ मीटिंग का आउटकम क्या होता है। क्या शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में कोई वार्ता होती है और कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। जो भी कुछ होगा फिर लेकर आऊंगा चर्चा के विषय में और आपसे बातचीत करूंगा चलते चलते रोजाना की तरह। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।